नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन बागुल वापस एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा घर के बारे में, यानी प्रॉपर्टी के बारे में, क्योंकि एसेट क्लासेस में प्रॉपर्टी परचेज करना ये एक बहुत स्ट्रांग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना गया है। साल 2000 में अगर किसी ने 15 लाख में कोई घर खरीदा है तो उसकी आज की कीमत लगभग 70-75 लाख के आसपास हो गई है। ये साबित हुआ है, कई सारे रियल एस्टेट कंपनीज ने जो सर्वे किया था उसमें 9 बड़ी सिटीज का सर्वे किया गया था, उसमें ये साबित हुआ है। अब ये एक वापस थोड़ा सा डिबेटेबल टॉपिक हो जाता है कि क्या अगर आपको इन्वेस्टमेंट करके अगर आपको वेल्थ जनरेशन करनी है तो क्या ये होम लोन लेके घर खरीदना और ईएमआई पे करते बैठना ये इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बहुत ज्यादा कारगर होता है आपके लिए, या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें आप शुरू, वो ज्यादा कारगर होगा, ज्यादा स्ट्रांग क्या है? क्योंकि अक्सर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि होम लोन लेके घर लेना ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, ये कंफ्यूजन होता है। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिबेटेबल टॉपिक है, तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि सबसे पहले तो ये जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि ईएमआई पे करके होम लोन ले या फिर एसआईपी शुरू करें, ये डिफरेंस के एक एक पॉइंट्स हम हर एक क्राइटेरिया पे डिटेल में देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि होम लोन क्यों लेना चाहिए, एसआईपी क्यों शुरू करनी चाहिए, और फिर उसके बाद हम लोग रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स, कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ डेटा देखेंगे और फिर उससे आपको ये पता चल जाएगा, क्लियरली साबित हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा कारगर है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूं, मेरी किसी भी सेक्टर से दुश्मनी नहीं है, ना होम लोन वालों से, ना बिल्डर्स के साथ और ना ही म्यूचुअल फंड के साथ। मैं यहां पे आपको अनबायस्ड व्यूज दूंगा आपके अपने इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल पर। चलिए फिर शुरू करते हैं आपके और हमारे आज के ये डिस्कशन डिबेटेबल टॉपिक पर, ईएमआई अच्छा है या फिर म्यूचुअल फंड्स की एसआईपी अच्छी है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। सबसे पहले तो यह समझ लेते हैं कि लिक्विडिटी होता क्या है, कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट जहां पर भी की है वहां पे आपको आपका पैसा वापस चाहिए, तो वो पैसा निकालने का जो समय है जो आपको वापस प्राप्त होने वाला है उसे कहते हैं लिक्विडिटी। तो जितना जल्दी आपको आपका पैसा वापस मिलता है तो उसको कहते हैं अच्छी लिक्विडिटी। अगर आपको आपका पैसा वापस मिलने में कुछ देरी हो रही है तो उसे कहते हैं थोड़ी सी कम लिक्विडिटी है। अब अगर म्यूचुअल फंड की बात करें और अगर आपके डेट फंड्स में के पैसे हैं तो आपको ये पैसा इमीडिएटली नेक्स्ट वर्किंग डे में आपको मिल सकता है वापस, आपके बैंक अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर इक्विटी फंड्स में ये पैसा है आपका इन्वेस्टमेंट का तो वो 4 वर्किंग डेज में आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। इट्स अ वेरी गुड लिक्विडिटी प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड्स के एसआईपीज। लेकिन अगर आपका कोई घर है और अगर आपको पैसा अवेलेबल करना है इमीडिएटली, तो ऐसे टाइम पे घर बेचा जाना उतना इमीडिएटली होता नहीं है। आपको बायर ढूंढना पड़ेगा, कोई खरीदने वाला आपको ढूंढना पड़ेगा, वो शायद महीने भी ले सकते हैं। अगर खरीदार देखता है कि आपको इमरजेंसी है, आप डेस्परेट हो प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो वो ऑफ कोर्स कीमत कम करके मांगेगा, है या नहीं? तो अगर आपको जल्दी बेचना है तो आपको एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे उस घर के प्राइस के बारे में, और हो सकता है कि आपको जितनी कीमत चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी है और आपको घर जल्दी भी बेचना है, पॉसिबल है कि हर बार ऐसा कुछ हो, तो थोड़ा सा रुकना पड़ सकता है, शायद कई महीने भी रुकना पड़ सकता है। तो लिक्विडिटी वहां पर उतनी है नहीं। अब बात करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट जरूरी है इन दोनों एसेट क्लासेस में। म्यूचुअल फंड में एसआईपी आप 500,000 रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं, यानी कोई भी, एब्सोल्युटली कोई भी ये इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। 500,000 रुपए महीने का इन्वेस्टमेंट करने में क्या लगता है? हार्डली समथिंग। तो बहुत इजीली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को घर खरीदना है या प्रॉपर्टी खरीदनी है तो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लगेगी। आज बड़े बड़े सिटीज में, ए ग्रेड की सिटीज में अगर 1 BHK भी लेना है तो आपको 60, 70, 75 के आसपास तो आराम से पैसा लगेगा। और बड़ी सिटी ले ले या मुंबई जैसी या फिर गुड़गांव जैसी अगर सिटी है तो वहां पे 1-1.25 करोड़ भी लग सकता है 1 या 2 BHK प्रॉपर्टी के लिए, डिपेंड्स। और अगर छोटा अगर कोई गांव है तो वहां पे शायद और सस्ते में प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो
अगर ये प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं, उसके लिए अगर होम लोन लेना है आपको, तो लगभग 20% के आसपास तो आपको आपके पॉकेट से आपको इन्वेस्ट करना ही होगा। और उसके बाद जब भी आप पोजीशन ले रहे हैं तो उस टाइम स्टैंप ड्यूटी भी तो पे करनी है आपको, यानी 20-25% तो आपको आपके पॉकेट से पे करना ही होगा। उसकी तैयारी आपको रखनी पड़ेगी और ये हर किसी की बस की बात नहीं है। अब बात करते हैं रिस्क की। अब कोई भी आप हम अगर अपना पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क के बारे में तो हम बात करते हैं। और रिस्क क्या, अपने पैसे की जो वैल्यू है वो कम होना। अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो वहां पर आपका पैसा मैनेज करने के लिए, हैंडल करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं और वो आपकी उतनी रिस्क नहीं लेना चाहते कि किसी एक ही शेयर मार्केट की किसी एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर दे और फिर आपको ज्यादा से ज्यादा रिस्क दे। नहीं, वहां पर आपका एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, बहुत सारी कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो जाता है। तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ये वहां पे बहुत बड़े पैमाने पे होती है। तो लॉन्ग रन में ये रिस्क बहुत ही कम हो जाती है कि अगर मार्केट डाउन हो जाता है, शेयर मार्केट अगर नीचे आ जाता है, फॉल होता है, तो आपका पैसा कम होगा लेकिन आपका पैसा डाइवर्सिफाइड अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्टेड है, तो इसके लिए वो रिस्क कम हो जाती है और लॉन्ग टर्म पर आपकी वो रिस्क और भी ज्यादा कम हो जाता है। लेकिन रियल एस्टेट में क्या होता है, अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, यानी जिसको हम मंदी बोलते हैं या जिसे हम बोलते हैं कि डिमांड नहीं है, सप्लाई बहुत है, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाती है, तो ऐसे टाइम पे आपके जो प्रॉपर्टी है, आपका जो घर है, उसकी वैल्यू भी कम हो सकती है। आपकी परचेस वैल्यू से भी कम उसकी वैल्यू हो सकती है और वो रिस्क बहुत ज्यादा बड़ी है। चलिए अब बात करते हैं टैक्सेशन की। अगर आप घर ले रहे हैं होम लोन लेकर, तो वहां पर आप 2.5 से 3 लाख तक का सेविंग्स कर सकते हैं कुछ सेक्शंस के अंडर, और वो भी सिर्फ पहले ही घर के लिए कर सकते हैं। बाकी आपके जो आगे जो दूसरा तीसरा चौथा वगैरह वगैरह जो घर होंगे उसके लिए वो बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता। और उसके बाद आपको जब भी आप घर परचेस करोगे तो उस टाइम आपको स्टैंप ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। जब आप घर बेचोगे तो उस टाइम आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे और वो टैक्सेबल हो जाते हैं। अगर वो बचाना है तो आप गवर्नमेंट के कुछ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के बॉन्ड्स होते हैं 5 साल के, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं पैसा बचाने के लिए, आपके जो टैक्स पे करना है बहुत बड़ा वो बचाने के लिए। या फिर आपको कुछ महीने गवर्नमेंट ने बताया है तो उतने महीनों बाद या उतने साल के अंदर या उतने महीनों में आपको दूसरा घर या दूसरी प्रॉपर्टी आपको परचेज करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैसा म्यूचुअल फंड्स में है तो वहां पर डेट फंड्स में आपको अलग टैक्सेशन है और इक्विटी में अलग टैक्सेशन है। तो डेट में अगर आपका पैसा है तो अगर 3 साल के अंदर आप पैसा निकालते हैं तो वहां पर आपने पे करने हैं जो आपके इनकम टैक्स के स्लैब है उसके हिसाब से पैसा आपने पे करना है। और अगर आपका पैसा 3 साल के बाद आप निकालते हैं तो वो टैक्सेशन अलग है। अगर इक्विटी फंड में है आपका पैसा 1 साल के अंदर निकालते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और अगर 1 साल इन्वेस्टमेंट के बाद 1 साल के बाद अगर आप पैसा निकालते हैं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। पहले 1 लाख प्रॉफिट पर टैक्स नहीं होगा और 1 लाख के ऊपर जो भी प्रॉफिट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में म्यूचुअल फंड्स में वो 10% होगा। ये टैक्सेशन के बारे में हम लोग ज्यादा डीप में नहीं देखेंगे क्योंकि उसके बारे में हमने दूसरे वीडियोस में बात की है, आप देख सकते हैं वो भी वीडियोस हमारे चैनल पर। डाइवर्सिफिकेशन की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा बहुत सारी कंपनीज में डाइवर्ट हुआ होता है। एक एक फंड का भी पैसा 25, 30, 40, 50 कंपनीज में भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, इन्वेस्ट हो जाता है। तो आपकी जो रिस्क है वो बहुत डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। लेकिन रियल एस्टेट में ऐसा नहीं हो सकता। आपका पैसा अगर आपने एक प्रॉपर्टी में बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की है तो वो डाइवर्सिफाई नहीं होगी, वो तो सिर्फ उसी प्रॉपर्टी में होगी। तो अगर उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भला बुरा हो जाता है ऊपर नीचे प्राइस में या फिर कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है प्रॉपर्टी के साथ, वो हो गया तो आपका तो स्ट्रेट अवे लॉस है। अब थोड़ी सी खर्चों के बारे में बात करते हैं कि अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको पे करने होंगे या फिर उस
प्रॉपर्टी के ऊपर आपको स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे, और हाँ, मंथली रिकरिंग चार्जेस भी मेंटेनेंस के होते हैं प्रॉपर्टी पर। तो इसका सारा अगर हिसाब करें तो उस प्रॉपर्टी के प्राइस के हिसाब से अगर कंपैरिजन देखें तो अच्छा खासा वहां पे आपको खर्चा आता है। लेकिन म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो करके एक छोटा सा खर्चा होता है, एक 0.25% से लेके 2-2.25% तक मैक्सिमम ये होता है। जितना बड़ा फंड उतना कम एक्सपेंस रेशियो। तो ये एक्सपेंस रेशियो से ही सारे खर्चे वहां पर चलते हैं। लेकिन एज कंपेयर टू प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड में चार्जेस बहुत कम है। अब बात करते हैं कि कैसे पैसे पे किए जा सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कैसे की जा सकती है। तो अगर प्रॉपर्टी है तो वहां पे या तो आपको लमसम वन टाइम पेमेंट करना पड़ सकता है, या फिर अगर आपने होम लोन लिया है तो वो अपफ्रंट होम लोन की बैंक की तरफ से तो वो चला जाएगा पैसा, लेकिन आप फिर उसके बाद उसके ईएमआई पे करते रहोगे। और अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर वीकली या मंथली या क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी आप पेमेंट्स कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करते हैं कि आपका पैसा कितना बढ़ता है, कितनी बढ़ोतरी होती है आपके पैसे में। क्योंकि अगर आप घर में या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं और अगर वो किसी प्राइम एरिया में है तो वहां पे तो ऐसे प्राइसेस बढ़ जाएंगे आपके घर के, और वो प्रॉपर्टी आप कभी भी अगर बेचते हैं तो आपको बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। तो ये आपके जो प्रॉपर्टी है उसकी प्राइसेस में एप्रिसिएशन होना, बढ़ोतरी होना, ये एक बहुत बड़ा रीजन है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी क्यों करनी चाहिए। सिंपल सी बात है, रेगुलर सेविंग्स की आदत आपको लग जाएगी। क्योंकि ये जो अमाउंट होती है ये छोटे 500 रुपए से शुरू हो जाते हैं। 500-1000 रुपए से आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। देर इज नो अपर लिमिट। आप लाख, 2 लाख, 4 लाख, 1 करोड़ हर महीना की भी आप एसआईपी कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन ये एक रेगुलर सेविंग्स की आदत आपको लग जाती है एसआईपी के थ्रू। दूसरा, गोल ओरिएंटेड होता है, यानी म्यूचुअल फंड में जो भी एसआईपी है उसका एक गोल रख दीजिए कि आपको ये पैसा ये चीज के लिए आपको काम आने वाला है, तो उसके लिए आप सेविंग्स कर रहे हैं। नई कार लेनी है, या फिर नया घर लेना है, या फिर बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको यूज करना है, या आपका कोई फॉरेन ट्रिप या कोई कहीं पर भी ट्रिप में जाने का एक गोल है। कुछ भी हो सकता है गोल, कुछ भी। तो हर एक एसआईपी के लिए एक गोल आप अटैच करके रख सकते हैं। बहुत ज्यादा गोल ओरिएंटेड होती है एसआईपी। और तीसरी चीज है लिक्विडिटी। आपको जब भी चाहिए आप ये पैसा फटाक से निकाल सकते हैं। कुछ क्लिक्स के ऊपर आपने रिडम्पशन कर दिया। अगर आपका डेट फंड है तो इमीडिएटली नेक्स्ट वर्किंग डे आपको पैसा मिलेगा, और अगर आपका इक्विटी फंड है तो 4 वर्किंग डेज में आपको आपका पैसा वापस अकाउंट में मिल जाएगा। अब तक हमने देखा कि म्यूचुअल फंड की एसआईपी किस तरीके से काम करती है, और उसके डिफरेंशियल पॉइंट्स हमने देखे रियल एस्टेट के साथ और उसके ईएमआई के साथ। उसके बाद हमने देखा कि ठीक है, ये रियल एस्टेट क्यों लेनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि म्यूचुअल फंड क्यों एसआईपी शुरू करनी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि एसआईपी कितने रुपए की करने के बाद अप्रोक्सीमेटली कितने साल के बाद कितना पैसा आपका बनता है। तो चलिए ये टेबल देख लेते हैं। इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि आपका पैसा कितने सालों में आपके कौन से सपने पूरे करने के लिए कितना बढ़ेगा। चलिए अब देखते हैं कि कंपाउंडेड एनुअली 15% के हिसाब से अगर ग्रोथ होती है आपके एसआईपी में तो कितने पैसे आपके बढ़ जाएंगे। तो 1000 रुपये अगर आप 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 60,000। तो उसके 5 साल के बाद हो जाएंगे 89,682 रुपीज़। लेकिन अगर यही 1000 रुपये आप 20 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके हो जाएंगे आपकी इन्वेस्टमेंट के 2,40,000, और उसका जो अमाउंट है बढ़ के 15% के हिसाब से कंपाउंडेड एनुअली 5,15,955। अगर 5,000 के हिसाब से आप 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीना तो 3 लाख रुपए आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, और 3 लाख के आपको बढ़ के मिलेंगे 4,48,408 रुपये 5 साल के बाद। लेकिन यही अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए यानी 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं हर महीने तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 12 लाख, और आपकी जो 20 साल के बाद जो अमाउंट होगी 15% कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से वो होगी 75,79,775 वूपिंग ग्रोथ। अब अगर आपने यही अमाउंट 25,000 पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट की 5 साल तक तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 15 लाख रुपए, और उसके 5 साल के बाद हो जाएंगे 15% के हिसाब से ये 22,42,042 रुपये। लेकिन अगर यही आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं 20 साल के लिए तो 60 लाख रुपए आपकी तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही हो जाएगी। लेकिन पता है आपको आपके पैसे की ग्रोथ होके कितने पैसे आपके टोटल हुए होंगे फंड वैल्यू? वो हुए होंगे
3,78,98,874 रुपये। वैसे ही 50,000 के बारे में, तो जितनी बड़ी एसआईपी उतनी बड़ी आपकी मैच्योरिटी अमाउंट होगी, क्योंकि उतना बड़ा आपका इन्वेस्टमेंट का फंड होगा। और ये 15% जो मैं बता रहा हूँ, वापस एक बार बता रहा हूँ कि 15% सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया गया है। जो पास्ट में मार्केट में रिटर्न्स मिले हैं वो फ्यूचर में ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। सो मार्केट रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। तो आंकड़ों को मत पकड़िए, ये आपको सिर्फ एसआईपी करने की जो पावर है वो समझ में आने के लिए आपको ये इलिस्ट्रेटिव एग्जांपल दिया गया है। ये तो हमने देखा म्यूचुअल फंड के एसआईपी के बारे में, लेकिन अब दिमाग में सवाल ये आ जाता है कि अगर रियल एस्टेट में आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं और फिर अगर म्यूचुअल फंड के एसआईपी में शुरू करते हैं तो दोनों में एग्जैक्ट कंपैरिजन कैसे होगा। चलिए फिर अब देखते हैं, ये थोड़ा सा स्टैटिस्टिकली देखते हैं, फिगर्स के साथ देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। अगर 50 लाख की प्रॉपर्टी आप लेते हैं तो क्या होता है, थोड़े सा आप ये टेबल्स देख लीजिए। रियल एस्टेट में अगर आप मुंबई में आपकी प्रॉपर्टी लेते हैं तो 5 साल का आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स लगभग होता है 12%, यानी 5 साल में 50 लाख का हो जाएगा लगभग 88,11,709 रुपए। और अगर 10 साल देखें तो उसका आरओआई होता है अराउंड 15%, यानी आपकी 10 साल के बाद 50 लाख की अमाउंट हो जाएगी 2,02,27,789 रुपीज़। अगर यही दिल्ली या एनसीआर में आपकी प्रॉपर्टी है तो आरओआई 5 साल में थोड़ा सा कम है, 6-7% के आसपास हो सकता है। तो 5 साल के बाद आपके 50 लाख की कीमत हो जाएगी 66,91,128। और अगर 10 साल की आरओआई देखें तो 9% के हिसाब से वैल्यू हो जाएगी 10 साल के बाद 1,18,36,819 रुपीज़। कोलकाता में भी लगभग इतना ही है कि 6.5 का आरओआई लगभग 5 साल के लिए है, तो अमाउंट हो जाएगी 68,50,434 की। और 10 साल के आरओआई में होगी 7% के हिसाब से 98,35,757। बेंगलुरु में अराउंड 7.3 का आरओआई है 5 साल के लिए, तो अमाउंट 50 लाख की हो जाएगी 71,11,622। और 10 साल के लिए 10% के आरओआई के हिसाब से 1,29,68,713 रुपीज़। कोची में थोड़ा सा कम आरओआई है 5 साल के लिए 6.8 का, तो 5 साल के हिसाब से होगी अमाउंट 50 लाख की 69,47,464। एंड 10 साल के लिए आरओआई है 8.5%, यानी हो जाएगी अमाउंट 50 लाख की 1,13,04,918 रुपये। और अब देखते हैं कि यही 50 लाख रुपए अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किए होते तो क्या होता। तो इसके लिए मैं आपको एक टेबल दे रहा हूं यहाँ पर। वहां पर एक चीज का मैं आपको क्लैरिफिकेशन अभी देना चाहूंगा कि यहाँ पर मैं किसी भी कंपनी के किसी भी फंड के नाम नहीं ले रहा हूं, क्योंकि नाम लेके किसी फंड के मैं इस सेशन को बायस्ड नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि 40 से ज्यादा कंपनीज है, उनके बहुत सारे अपने अपने अलग अलग यूनिक अच्छे तरीके से मेंटेन किए गए हुए मैनेज किए गए फंड्स है, तो उनके रिटर्न्स अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जांपल्स आपके लिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ABCD करके मैं फंड के नाम लिखूंगा। तो ये है वो फंड्स। अगर फंड ए में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल का आरओआई लगभग 18.04 है, और 5 साल के बाद इन 50 लाख की अमाउंट हो जाएगी 1,14,87,341 रुपए। और वही 10 साल का अगर आरओआई देखोगे तो 18.03 है, जहां पे आपकी अमाउंट हो जाएगी 2,62,35,786 रुपीज़। फंड बी की भी ज़रा थोड़ी सी फिगर्स देख लीजिए। ये है 5 साल का आरओआई, और ये है 5 साल के बाद आपकी अमाउंट। ये है 10 साल का आरओआई, और ये है 10 साल के बाद आपके 50 लाख की अमाउंट। फंड सी की अमाउंट देखिए, ओ माय गॉड। फंड डी की अमाउंट देखिए, अनबिलीवेबल लग रहा है ना, लेकिन ये सच है। और फंड ई की भी अमाउंट देखिए, ह्यूज। ये इतना पैसा एक्चुअल में हुआ है, और ये जो हमने कैलकुलेट किया है, मार्केट ऊपर नीचे जाने के बाद एक बार भी निकाला नहीं है, नीचे जाने के बाद या नीचे मार्केट जाते समय कोई रिडम्पशन नहीं, कोई स्विचिंग नहीं, और फिर भी ये इतनी अमाउंट है। इतनी बड़ी कीमत हो गई है आपके 50 लाख रुपए की, अनबिलीवेबल है ना। अब ये जो कीमत है, ये जब भी मार्केट नीचे जाता है तब ये कीमत एक बार भी स्विच नहीं की गई, और एक बार भी ये रिडम्पशन नहीं हुआ है, इन्वेस्ट करके रख दी है।
तो 5 साल के बाद इतना हुआ है, 10 साल के बाद इतना हुआ है। ये फिगर्स थोड़े से एग्जैगरेटेड थोड़े से फिगर्स लग रहे हैं, लेकिन ये असल फिगर्स है, ये असल उनकी अमाउंट हुए हैं फंड की। तो कृपया मुझे इन फंड्स के नाम मत पूछिए, क्योंकि मैं इसको पूरा अनबायस रखना चाहता हूं। हाँ, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट आप हमारे पास कर रहे हैं तो उस टाइम जो डिस्कशंस होंगे उस टाइम हम आपको ये नाम बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा। और आप जब भी इन्वेस्टमेंट फंड के साथ जुड़ जाओगे तो उस टाइम आपको ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे। डोंट वरी एट ऑल। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी रियल एस्टेट में, तो वो पहली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपका घर कहलाया जाएगा, क्योंकि आप वहां पे रहने वाले हो। और उसके बाद बाकी के जो प्रॉपर्टीज आप लोगे तो वो आपके इन्वेस्टमेंट्स कहे जाएंगे। और फिर वहां पे आप जो ईएमआई आप पे करने वाले हो, वहां पे ईएमआई पे करने के बाद उतने साल बाद उस प्रॉपर्टी का क्या वैल्यूएशन होने वाला है ये हमने दिखा दिया। और उसके पहले एक चार्ट हमने दिखाया था कि म्यूचुअल फंड में अगर उतने ही रुपए की आप एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा कितना बढ़ेगा। यानी अगर आपका ईएमआई अगर 50,000 रुपए का आपका ईएमआई है और अगर वो आप 20 साल तक आप पे करने वाले हैं, तो 20 साल के बाद उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होगी। और वही ईएमआई के जगह पे अगर आपने 50,000 की एसआईपी शुरू की तो आपका 20 साल के बाद कितना पैसा आपका बनेगा पता है आपको? ये थोड़ा सा देख लीजिए। मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु, कोची का अगर 20 साल का रियल एस्टेट का आरओआई देखें तो वो अप्रोक्सीमेटली 10% है। तो 50,000 का अगर होम लोन का हर महीने का ईएमआई है और वो अगर आप 20 साल तक पे करते हैं तो 20 साल के बाद आपकी अमाउंट उस प्रॉपर्टी की हो जाएगी 5 करोड़ 61 लाख। और अगर यही अगर सीएजीआर अगर म्यूचुअल फंड की एसआईपी का 20 साल के लिए देखें, जो 5 फंड्स मैंने अभी आपको दिखाए थे उनका, तो वो है लगभग 18% का एवरेज उसका सीएजीआर है। और अगर 50,000 की म्यूचुअल फंड की एसआईपी करें इंस्टेड ऑफ होम लोन का ईएमआई हर महीने, तो 20 साल के बाद आपके पैसे की वैल्यू हो जाएगी 16 करोड़ 7 लाख रुपए। वो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये तो 50,000 रुपए के लिए अभी हमने कहा, अगर ये 60,000 है, 70,000 है, 80,000 है, 1 लाख है, बड़ी प्रॉपर्टी है, तो कितना होगा आप ये खुद देख लीजिए और आपको पता चलेगा कि कौन सी वाइज इन्वेस्टमेंट है। अब ये मैंने भी बताने की जरूरत बची ही नहीं है, आपके सामने सारे फैक्ट्स हमने रख दिए हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा आपको सोचना है कि अगर आप इमोशनली जाके अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या वो सही में वाइज इन्वेस्टमेंट है। अगर आपको लगता है कि नहीं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, एसआईपी शुरू करना अगर सही इन्वेस्टमेंट है, तो आप हमें यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको मदद करेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हमारे सारे डिटेल्स यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम आपके सारे इन्वेस्टमेंट्स करवा के दे सकते हैं। आई होप कि आज के इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली होगी और आपको ये समझ में आया होगा कि कौन सा वाइज इन्वेस्टमेंट है कि प्रॉपर्टी ईएमआई में लेना या फिर म्यूचुअल फंड में एसआईपी। 16 अगर आपने करोड़ अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तो कर दीजिए सब्सक्राइब और ये वीडियो लाइक कर दीजिए और आपके प्रियजनों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में ऐसे ही थोड़े से हटके टॉपिक को लेके। तब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सी यू, बाय बाय।